दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकनॉमिक पर। आज की वीडियो हमें कहानी से शुरू करते हैं। दोस्तों रोनाल्ड रीड एक अमेरिकन थे जो कि एक साधारण इन्वेस्टर और एक गैस स्टेशन पे काम करने वाले वर्कर थे। रोनाल्ड का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और वो अपने परिवार में से हाई स्कूल पास करने वाले सबसे पहले मेंबर थे। दोस्तों रोनाल्ड का लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल था, जितना किसी का हो सकता था। रोनाल्ड रीड ने 25 ईयर्स तक गैस स्टेशन पे काम किया। 17 ईयर्स तक उन्होंने नौकर के रूप में अलग अलग जगहों में काम किया। जब उनकी एज 38 ईयर्स की थी तो उन्होंने $12,000 में एक डबल बेडरूम वाला घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में बिताई। 50 इयर्स की एज में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और फिर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। साल 2014 में 92 इयर्स की एज में रोनाल्ड की भी डेथ हो गई। लेकिन यही वो टाइम था जब रोनाल्ड रीड उस वक्त के न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन गए। दरअसल बात ये है कि 2014 में 28,13,503 अमेरिकन लोगों की डेथ हुई थी। इनमें से 4,000 से भी कम ऐसे लोग थे जिनकी टोटल प्रॉपर्टी उनके डेथ के टाइम $8 मिलियन थी। और हैरानी की बात ये थी कि रोनाल्ड रीड इन $8 मिलियन की प्रॉपर्टी के मालिकों में से एक थे। रोनाल्ड रीड ने अपने वसीयत में $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए और $6 मिलियन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट के लिए डोनेट कर दिए। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे वो एकदम शॉक्ड थे कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। बाद में उनका ये सीक्रेट रिवील हुआ और ये पता चला कि रोनाल्ड रीड ने जितनी हो सकी उतनी सेविंग्स की और फिर उन पैसों को वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। फिर उन्होंने कई सालों तक वेट किया और वेट करने का रिजल्ट ये हुआ कि उनकी ब्लू चिप स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट उनको $8 मिलियन की प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रोनाल्ड रीड की डेथ हुई उससे कुछ महीने पहले रिचर्ड फुस्कोन खबरों में थे। रिचर्ड फुस्कोन वो सब थे जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। रिचर्ड फुस्कोन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और उनके पास MBA की डिग्री थी। रिचर्ड फुस्कोन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। रिचर्ड फुस्कोन 40 इयर्स की एज में पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री थे। ईयर 2000 में उन्होंने अपने 18,000 स्क्वायर फीट के घर को और बड़ा और आलीशान बनाने के लिए बहुत सारे लोन्स लिए। इस घर की मंथली मेंटेनेंस की कॉस्ट लगभग $90,000 थी। लेकिन एक बार फिर टाइम बदलता है। ईयर 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस ने फुस्कोन की सारी प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा डेप्ट में डूब चुके थे और एट द एंड वो बैंकरप्ट हो गए। दरअसल इन दोनों स्टोरीज में हमें यही लेसन सीखने को मिलता है कि रोनाल्ड रीड एक पेशेंस और डिसिप्लिन रखने वाले आदमी थे, लेकिन रिचर्ड फुस्कोन एक लालची और शो ऑफ करने वाले इंसान। फुस्कोन एजुकेशन फील्ड में रोनाल्ड से काफी बेस्ट थे, लेकिन फिर भी मनी के बिहेवियर और उसके अट्रैक्शन को समझने में रोनाल्ड रीड बेहतरीन थे। दोस्तों आज हम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मनी से रिलेटेड लेसन्स को सीखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में मॉर्गन हाउसेल की लिखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी देखने वाले हैं। दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ मनी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि ये बुक आपको आप पैसे के बारे में किस तरह सोचते हैं उस माइंडसेट को चैलेंज करती है। बेसिकली द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें ये सिखाती है कि असल में मनी का बिहेवियर क्या है, मनी हमें किस तरह अट्रैक्ट करती है, मनी कैसे वर्क करती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि मनी असल में है क्या। दोस्तों मैंने पर्सनली जो लेसन्स इस बुक से सीखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला लेसन जो मैंने इस वीडियो से सीखा है वो है नो वन इज स्टूपिड। दोस्तों मॉर्गन कहते हैं कि पैसे के बारे में कोई भी मूर्ख या स्टूपिड नहीं है। अगर आपको किसी इंसान की बात गलत लग रही है तो हो सकता है उसे वो सही लग रही हो, लेकिन वो मूर्ख है ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो बचपन से गरीबी में रहा हो, उसने हमेशा पैसों की कमी देखी हो, वो शायद मनी के बारे में उस तरह नहीं सोच पाएगा जैसे एक रिच इंसान सोच सकता है। एक इंसान जो तब पैदा हुआ हो जब महंगाई थी ही नहीं, शायद महंगाई के बारे में उतना नहीं सोच सकता जितना वो इंसान सोचेगा जो तब पैदा हुआ हो जब महंगाई बहुत ज्यादा रही हो। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि कोई भी इंसान जब कुछ सोचता है या कोई भी डिसीजन लेता है तो वो पूरी तरह उसके लाइफ के एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। अगर कोई इंसान उस दौर में पैदा हुआ हो जब स्टॉक मार्केट प्रॉफिट में थी, तब वो शायद स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करे। लेकिन यही अगर कोई इंसान उस दौर में पैदा हुआ हो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ हो, तब शायद वो इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा कहीं और इन्वेस्ट करना सोचेगा। इसलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि कोई भी स्टूपिड नहीं है, सब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड डिसीजन लेते हैं और मनी के केस में भी ऐसा ही है। दोस्तों दूसरा लेसन है लक एंड रिस्क आर ब्रदर्स। मॉर्गन कहते हैं कि लक एंड रिस्क ब्रदर की तरह हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन हाउसेल जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपके अपने एफर्ट्स के साथ साथ कुछ और भी एफर्ट्स शामिल होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। मतलब आपके डिसीजन में लक एंड रिस्क शामिल होते हैं। दोस्तों मॉर्गन हाउसेल इस पॉइंट को बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इनवांस के एग्जांपल देकर समझाते हैं। दोस्तों बिल गेट्स को हम सब जानते हैं। बिल गेट्स का बचपन से ही टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। जब बिल गेट्स 13 इयर्स के थे तो उनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में करा दिया गया। लेक साइड स्कूल पूरे सेटल में एक लौता ऐसा स्कूल था जहाँ कंप्यूटर था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम 13 इयर्स की पूरी दुनिया में 303 मिलियन बच्चे थे। यूएसए में टोटल 18 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज 13 इयर्स थी। न्यूयॉर्क में टोटल
2,70,000 बच्चे थे जो 13 ईयर्स के थे। और लेक साइड जहाँ बिल गेट्स पढ़ते थे वहाँ टोटल 300 बच्चे थे जो 13 साल के थे। मतलब 303 मिलियन बच्चों में से 300 ही ऐसे बच्चे थे जो लेक साइड स्कूल्स में जा पाए। और बिल गेट्स इनमें से इकलौता थे जो आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना पाए। इसमें बिल गेट्स का लक था। यही दूसरी तरफ केंट इनवास जो बिल गेट्स के दोस्त थे, जो कि साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने के सपने देखते थे। माउंटेनियरिंग करते टाइम उनकी डेथ हो गई। और हैरानी की बात यह थी कि उस टाइम यूएसए में माउंटेनियरिंग के दौरान ना के बराबर लोगों की डेथ होती थी, लगभग 10 लाख लोगों में से एक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केन इनवांस इन 10 लाख लोगों में से एक थे। बिल गेट्स और केंट इनवांस दोनों का ड्रीम एक ही था, लेकिन उनको हासिल अलग अलग चीज हुए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बने और केंट इनवांस की डेथ हो गई। एक को उसका लक मिला और दूसरे को रिस्क। इसलिए आपके लाइफ के हर एक डिसीजन में रिस्क और लक इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो डिसीजन मनी से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा वो है नेवर इनफ। दोस्तों, रजत गुप्ता का जन्म इंडिया के कोलकाता में हुआ था। टीनेज में पहुंचते वो अनाथ हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने हार्डवर्क से वो बहुत सक्सेस होते चले गए। जब वो 45 इयर्स के थे तो वो मैकेंसी कंपनी के सीईओ बन गए, जो वर्ल्ड की फेमस कंसल्टिंग फर्म थी। आगे चलकर रजत ने बिल गेट्स के साथ भी काम किया। 2007 तक रजत गुप्ता की वेल्थ $100 मिलियन हो गई थी। मतलब रजत बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन यहाँ रजत के एक लालच और उसका इनफ ना होने की आदत उसकी जिंदगी बदल देती है। रजत गुप्ता मिलीनियर से बिलीनियर बनना चाहते थे और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना। 2008 में उन्हें गोल्डमैन सैक्स कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग करने के केस में जेल हो गई। इस इनसाइडर ट्रेडिंग से रजत गुप्ता ने सिर्फ $17 मिलियन कमाए थे। इस $17 मिलियन के चक्कर में रजत गुप्ता ने $100 मिलियन और अपनी सारी रेपुटेशन गवा दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर मिलीनियर से बिलीनियर बनने की लालच थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मनी के मामले में हमें कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसमें जो वेल्थ हमारे पास नहीं है उसे पाने के चक्कर में जो वेल्थ हमारे पास है उसे भी गवा दे। हाउसल कहते हैं कि पैसों के मामले में हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक टाइम में आकर हमें मनी को इनफ बोल देना चाहिए। चौथा लेसन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट पॉइंट है। दोस्तों, मॉर्गन कहते हैं कि मनी के केस में अगर कुछ सबसे ज्यादा काम करती है तो वो है कंपाउंडिंग ऑफ मनी। अगर आप एग्जाम में सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप एक रात पहले अच्छे से पढ़कर पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में टॉप होना है तो आपको पूरी साल मेहनत करनी पड़ेगी। यही सेम केस मनी के साथ है। अगर आपको वेल्दी और फाइनेंशियली फ्रीडम होना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा उसी को अपनी तरफ खींचता है जो पेशेंस रख के कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करता हो, क्योंकि सक्सेस पेशेंस की डिमांड करती है। ठीक इसी तरह मनी कंपाउंडिंग में है। आप जितना पेशेंस और टाइम मनी को कंपाउंड होने में देंगे उसके रिजल्ट उतना ही बड़ा होगा। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग तब शुरू की थी जब वो 13 इयर्स के आसपास थे। आज वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $84.5 बिलियन है, लेकिन इसमें से $81.5 बिलियन उनके पास तब आई जब वो 65 इयर्स के हो गए थे। मतलब वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग अपने 13 इयर्स की एज में चालू की थी, लेकिन इसका पावरफुल रिटर्न उनको बहुत सालों बाद मिला, लगभग 65 इयर्स तक के एज में। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। फिफ्थ लेसन जो मैंने सीखा वो है टेल इवेंट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते तो अनफॉर्चुनेटली आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, द ग्रेट इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हैं तो आप उस बिजनेस के 10 डिसीजन में से 6 में सही होंगे और 4 में गलत। आज आप जितने भी कामयाब लोगों को जानते हैं, लाइक वॉरेन बफेट, इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सभी टेल इवेंट की वजह से हैं। टेल इवेंट वो चीज है जिसमें आप अगर किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप कितनी बार फेल होकर उस चीज को पा लेते हैं, उसे ही टेल इवेंट कहते हैं। हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट को 30 साल तक मेहनत करने के बाद उन्हें स्टार गिल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उनकी ये 30 सालों की मेहनत हेड इवेंट है और उनकी अवार्ड वाली ईयर एक टेल इवेंट है। यही टेल इवेंट मनी क्रिएशन में भी होता है। जैसे आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जाहिर है उसमें से 2 स्टॉक्स में लॉस हो जाएगा, 2 में थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा, लेकिन उसमें से एक स्टॉक्स ऐसा होगा जो इन चारों स्टॉक्स के रिटर्न के लॉसेस को भी कवर कर लेता है। इसी एक स्टॉक को टेल इवेंट कहते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि एक अनसक्सेसफुल आदमी अपने फेलियर को गोल का एंड रिजल्ट मानकर हार मान लेता है, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी अपने फेलियर को सिर्फ अपने गोल का पार्ट समझता है और वो टेल इवेंट को ढूंढने में लगा रहता है और एट द एंड उसे वो मिल भी जाता है। दोस्तों, तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 5 वैल्यूएबल लेसन्स। इस बुक के बाकी बचे लेसन्स हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि जल्दी आने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।